बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज के इलाके में एक गरीब सी बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम बीबी फातिमा था। लोग उसे पहाड़ों की दरवेश कहते थे क्योंकि वह पहाड़ी गुफाओं में रहती थी और जड़ी बूटियों का इलाज करती थी। एक दिन बीबी फातिमा सीधे शहर के बादशाह जहांगीर अली के दरबार में जा पहुंची। कोई नहीं जानता था कि यह बूढ़ी औरत असल में कितनी समझदार और इल्मवान थी। बीबी फातिमा ने बादशाह के सामने आकर झुककर कहा, ऐ मेरे आका, मैं एक लाचार औरत हूँ। रोजी कमाने के लिए बीमारों का इलाज करती हूँ और जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती हूँ, मगर लोग मुझ पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अजीबोगरीब तरीकों से लोगों को बहकाती हूँ, हालांकि मैं सिर्फ अल्लाह के दिए हुनर से काम करती हूँ। आज मैं आपकी पनाह में आई हूँ, शायद आप मेरी फरियाद सुन लें। बादशाह जहांगीर अली को यह सुनकर तरस आया और उन्होंने फौरन अपने वजीर को हुक्म दिया कि बाजारों और मोहल्लों में मुनादी करवाई जाए। जो कोई इस बूढ़ी औरत को परेशान करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। कुछ हफ्तों बाद वही बीबी फातिमा फिर दरबार में हाजिर हुई। दरबार ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी। जब वह बादशाह के सामने पहुंची तो बादशाह ने पूछा, अब क्या मसला है? फातिमा ने कहा, ऐ मेरे बादशाह, मैं आपके एहसान के बदले में एक अनोखा तोहफा लाई हूँ। यह तोहफा आपको दुनिया के सबसे अक्लमंद और समझदार बादशाहों में शुमार करा देगा। यह सुनकर बादशाह चौंक गए। बीबी फातिमा ने एक मोटे कपड़े से ढकी टोकरी सामने रखी। उसमें से एक खूबसूरत चमकदार सफेद बकरी का बच्चा बाहर झांकने लगा। उसके सींग सोने जैसे चमक रहे थे और आंखें नीलम जैसी नीली थीं। बीबी फातिमा ने कहा, ए बादशाह, यह कोई आम बकरी नहीं है। यह पहाड़ों की उस घाटी से है जहां फरिश्ते उतरते हैं। इस बकरी का दूध पीने वाला हर जानवर की जुबान समझने लगता है और दुनिया के राज खुल जाते हैं। मगर याद रखिए, इसका दूध सिर्फ आप खुद पिएं। अगर किसी और ने पी लिया तो वह इल्म और हिकमत बंट जाएगी। बादशाह जहांगीर अली ने उस अनोखी बकरी को देखा। उन्हें बीबी फातिमा की बात पर यकीन नहीं आया, मगर उन्होंने सोचा कि कोई नुकसान नहीं है कोशिश करने में। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बीबी फातिमा जाते जाते फिर मुड़ी और बोली, मेरी वसीयत ना भूलिएगा वरना नुकसान उठाएंगे। इस बकरी का दूध 3 दिन तक रोज सुबह पीना है। किसी को मत बताना और खुद दूध निकालना। बादशाह ने हामी भर दी। बीबी फातिमा चली गई। अगले दिन सुबह बादशाह जहांगीर अली ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद खादिम रहमत अली को बुलाया। रहमत अली बादशाह के बचपन का साथी और सबसे वफादार सेवक था। बादशाह ने कहा, रहमत अली, यह बकरी तुम्हारे हवाले करता हूं। इसे महल के पिछवाड़े वाले बाग में रखो। रोज सुबह इसका दूध निकालना और सीधे मेरे पास लाना। याद रखना, एक बूंद भी ना गिरे और ना ही कोई और इसे देखे। अगर किसी ने यह दूध पी लिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। रहमत अली हैरान रह गया। उसने सोचा, यह क्या अजीब हुक्म है, मगर बादशाह का हुक्म सर आंखों पर था। उसने बकरी को संभाला और बाग में ले गया। पहली रात जब रहमत अली बकरी को दाना पानी देने गया तो उसने देखा कि बकरी के सींग अंधेरे में हल्का सा चमक रहे थे। बकरी ने उसकी तरफ देखा और रहमत अली को लगा जैसे बकरी कुछ कहना चाह रही है। अगली सुबह जब उसने बकरी का दूध निकाला तो एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे केसर और गुलाब का मिश्रण हो। दूध सफेद तो था, मगर उसमें चांदी जैसी चमक थी। रहमत अली उस दूध को लेकर बादशाह के कमरे की तरफ जा रहा था। रास्ते में महल का एक बिल्ला उसके पीछे पीछे आने लगा। बिल्ले की नजर उस कटोरी पर जमी थी। अचानक रहमत अली का पैर फिसला और कटोरी से दूध की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। बिल्ला फौरन दौड़ कर आया और उन बूंदों को चाट गया। रहमत अली घबरा गया। उसने सोचा कि बादशाह को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने जल्दी से कटोरी में थोड़ा पानी मिला दिया ताकि कटोरी भरी लगे। जब वह आगे बढ़ा तो अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आई। वह बिल्ला बोल रहा था, वाह, ये स्वाद था, काश एक बूंद और मिल जाती। अब तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, ये इंसान क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। रहमत अली अपनी जगह पर ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। फिर उसने बिल्ले की तरफ देखा जो अपनी मूंछें साफ कर रहा था। बिल्ला फिर बोला, अब मैं महल के हर राज जान जाऊंगा। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं और सब सुन सकता हूं। रहमत अली को समझ आ गया कि दूध की बूंदों ने बिल्ले को जानवरों की भाषा समझने की ताकत दे दी है। उसके दिल में डर बैठ गया। अगर यह राज खुल गया तो बादशाह उसे मार डालेंगे। मगर साथ ही उसके मन में एक ख्याल भी आया, अगर यह दूध सच में इतना ताकतवर है तो मुझे भी एक घूंट पी लेनी चाहिए। बादशाह को तो पता भी नहीं चलेगा। वह सोच ही रहा था कि बादशाह के कमरे का दरवाजा खुल गया। रहमत अली, दूध लाए हो? बादशाह ने आवाज दी। जी हुजूर, अभी लाया। रहमत अली ने जल्दी से कटोरी अंदर पहुंचा दी। बादशाह ने दूध को गौर से देखा। उन्हें कुछ शक हुआ क्योंकि दूध में वह चमक कम लग रही थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा।
और दूध पी लिया। अगले 2 दिन भी यही हुआ। रहमत अली रोज सुबह दूध लेकर आता, मगर उसके दिल में लालच बढ़ती जा रही थी। तीसरे दिन जब उसने दूध निकाला तो उसने फैसला कर लिया, बस एक घूंट, सिर्फ एक छोटी सी घूंट। बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने कटोरी अपने होंठों से लगाई और एक घूंट पी ली। फौरन उसके पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। उसके कान तेज हो गए, आंखें साफ हो गईं और दिमाग में अजीब ख्यालात आने लगे। अचानक उसने सुना कि बगीचे में 2 कबूतर आपस में बात कर रहे हैं। देखो, वह आदमी उस अनोखी बकरी का दूध पी रहा है। बादशाह को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। दूसरा कबूतर बोला, मैंने सुना है कि जिसने भी यह दूध पिया उसे दुनिया के सारे राज पता चल जाते हैं, मगर साथ ही बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। रहमत अली के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से कटोरी में थोड़ा पानी मिलाया और बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने दूध पिया और फिर आंखें बंद करके कुछ देर बैठे रहे। फिर अचानक उनकी आंखें खुली और उन्होंने रहमत अली को तेज नजरों से देखा। तुमने मेरा दूध पी लिया है ना? बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा। रहमत अली का दिल बैठ गया। हुजूर, वो मैं झूठ मत बोलो। बादशाह गरजे, मुझे सब पता चल गया है। अब मुझे भी जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मगर तुमने भी दूध पिया है, इसलिए मेरी ताकत आधी रह गई। तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है। रहमत अली जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर माफ करें, शैतान ने बहका दिया। मैं तौबा करता हूं। बादशाह जहांगीर अली अपनी तलवार की तरफ बढ़े, मगर फिर रुक गए। उन्होंने सोचा, रहमत अली मेरा बचपन का साथी है, इसने आज तक कभी धोखा नहीं दिया। शायद यह इम्तिहान था अल्लाह की तरफ से। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, रहमत अली, तुमने गलती की है, मगर मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी गलती सुधारने का। सुनो मेरा हुक्म। बादशाह जहांगीर अली ने तलवार म्यान में वापस रख दी और गंभीर आवाज में बोले, रहमत अली, तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है, मगर तुम्हारी वफादारी को देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अब जो मैं कहूं वह करके दिखाओ, वरना तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। रहमत अली कांपते हुए बोला, हुजूर, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। अच्छा सुनो, बादशाह ने कहा, अब जब तुमने भी वह दूध पी लिया है तो तुम्हें भी जानवरों की भाषा इस ताकत का इस्तेमाल करके मेरे लिए एक काम करो। जाओ और अचानक महल की खिड़की से 2 बड़े शाही तोते उड़ते हुए अंदर आ गए। वे आपस में झगड़ रहे थे। एक तोते की चोंच में सुनहरी बालों की एक लट थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। पहला तोता चिल्लाया, यह मेरी है, मैंने इसे पहले देखा था। दूसरा तोता गुस्से में बोला, नहीं, यह मेरी है, यह उस शहजादी की है जो दूर पहाड़ों के पार रहती है। सुना है उसके सारे बाल शुद्ध सोने जैसे हैं और उसकी आवाज बुलबुल जैसी मीठी है। पहला तोता ने जोर से झटका दिया और वह सुनहरी लट नीचे गिर गई। जैसे ही वह फर्श पर गिरी, एक अजीब सी संगीतमय आवाज निकली, जैसे किसी ने सितार का तार छेड़ दिया हो। बादशाह और रहमत अली दोनों ने तोतों की बात सुन ली थी। बादशाह झुककर उस लट को उठाया। वह सचमुच शुद्ध सोने जैसी चमक रही थी और इतनी मुलायम थी जैसे रेशम का धागा हो। बादशाह जहांगीर अली की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने कहा, रहमत अली, यह है तुम्हारा काम। जाओ और इस सुनहरी लट की मालिक शहजादी को ढूंढ लाओ। अगर तुम उसे लेकर यहाँ वापस आए तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें इनाम भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे या बिना शहजादी के वापस लौटे तो तुम्हारा सर महल के दरवाजे पर टांग दिया जाए। तुम्हारे पास 3 महीने का वक्त है। रहमत अली के होश उड़ गए। उसने कहा, मगर हुजूर, मुझे तो पता भी नहीं कि वह शहजादी कहाँ है, पहाड़ों के पार कितनी दूर है। ये तुम्हारी मुसीबत है। बादशाह ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो अब भुगतो। मैंने तुम्हें अपना सबसे करीबी खादिम समझा था, मगर तुमने लालच में आकर धोखा दिया। अब जाओ और सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकल जाओ। बादशाह ने अपने वजीर इब्राहिम को बुलाया। इस कुछ पैसे, 1 घोड़ा और सफर के लिए राशन दे दो। और हाँ, महल के दरवाजे पर ऐलान कर दो कि रहमत अली को 3 महीने में सुनहरी बालों वाली शहजादी लाना है, वरना उसे फांसी दे दी जाएगी। रहमत अली का दिल टूट गया। उसने वजीर से कुछ अशर्फियां, खाना पानी लिया और एक काले घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। शहर के बाहर निकलते ही उसने घोड़े से कहा, ऐ मेरे साथी, मुझे माफ करना कि मैंने अपनी गलती की वजह से तुम्हें भी इस मुसीबत में डाल दिया। घोड़ा बोला, रहमत अली, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर उस शहजादी को ढूंढ लेंगे। मैं तेज दौड़ सकता हूं और मुझे रास्तों की अच्छी पहचान है। रहमत अली को थोड़ा सुकून मिला। कम से कम अब वह अकेला नहीं था। उसे जानवरों की भाषा समझ आती थी और यह एक बड़ी ताकत थी। वे दोनों चलते रहे। रास्ते में उन्हें कई गांव और कस्बे मिले।
रहमत अली हर जगह पूछता, क्या तुमने किसी ऐसी शहजादी के बारे में सुना है जिसके बाल सोने जैसे हों? मगर सबका एक ही जवाब था, नहीं, ऐसी कोई शहजादी के बारे में हमने नहीं सुना। 2 हफ्ते बीत गए। रहमत अली थक गया था। एक शाम जब वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे चींटियों का एक बड़ा घर है। कुछ शरारती बच्चों ने वहां सूखी घास और पत्तियां डाल दी और माचिस से आग लगा दी। चींटियों का घर धधकने लगा। हजारों चींटियां इधर उधर भाग रही थी। छोटे छोटे चींटी के बच्चे मदद के लिए चीख रहे थे। रहमत अली यह देखकर फौरन उठा। उसने अपने कपड़े उतारे और आग बुझाने लगा। उसने मिट्टी डाली, पानी की बोतल खाली कर दी और अपने हाथों से आग को कुचल दिया। उसके हाथ जल गए मगर उसने चींटियों को बचा लिया। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो चींटियां उसके चारों तरफ जमा हो गईं। फिर उनमें से एक बहुत बड़ी चींटी चींटियों की रानी आगे आई और बोली, ऐ इंसान, तुमने हमारी जान बचाई है। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी तुम्हें मुसीबत में हमारी जरूरत हो तो बस हमें आवाज देना। हम दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं और छोटी से छोटी चीज ढूंढ सकते हैं। रहमत अली ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। 3-4 दिन और बीते। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने आसमान में 2 बड़े बाजों को लड़ते देखा। वे इतनी जोर से लड़ रहे थे कि खून के छींटे उड़ रहे थे। एक बाज नीचे गिर गया। रहमत अली दौड़कर उसके पास गया। बाज बुरी तरह जख्मी था और उसकी एक आंख से खून बह रहा था। बाज धीमी आवाज में बोला, ऐ इंसान, अगर तू मेरी मदद करना चाहता है तो पास के पहाड़ी झरने के किनारे नीली फूलों वाली बूटी मिलेगी। उसकी पत्तियां तोड़कर उनका रस मेरे जख्मों पर लगा दे। रहमत अली ने फौरन अपना घोड़ा उस पहाड़ी झरने की तरफ दौड़ाया। उसे वह नीले फूलों वाली बूटी मिल गई। उसने पत्तियां तोड़ी, उन्हें मसल कर रस निकाला और बाज के जख्मों पर लगाया। अल्लाह की कुदरत! कुछ ही मिनटों में बाज के जख्म भरने लगे। बाज उठकर खड़ा हो गया और अपने पर फैला दिए। तूने मेरी जान बचाई, बाज ने कहा। मैं इस जंगल का बादशाह हूं। मेरा नाम शाहबाज है। अब बता, तू यहाँ क्या तलाश कर रहा है? रहमत अली ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बकरी के दूध के बारे में, बादशाह के हुक्म के बारे में और सुनहरी बालों वाली शहजादी के बारे में। शाहबाज चुप रहा, फिर बोला, मैं उस शहजादी को जानता हूं। उसका नाम मरियम है। वह यहां से बहुत दूर मोतियों के पहाड़ में रहती है। उसके वालिद सुल्तान करीम बख्श बहुत ताकतवर हैं और अपनी बेटी की बहुत हिफाजत करते हैं। रास्ता बेहद खतरनाक है। जहरीले सांप, डाकू और जादुई जानवर रास्ते में मिलेंगे। रहमत अली का दिल बैठ गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे जाना ही होगा वरना बादशाह मुझे मार देंगे। शाहबाज ने कहा, ठीक है, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैं आसमान में उड़ता रहूंगा और तुझे सही दिशा बताता रहूंगा। मगर याद रख, जब तू मोतियों के पहाड़ पहुंचेगा तो वहां की बिरादरी बहुत सख्त है। तुझे कई इम्तिहान देने पड़ेंगे। रहमत अली ने शुक्रिया कहा। शाहबाज आसमान में उड़ गया और रहमत अली अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कई दिनों के सफर के बाद वे एक बड़े समंदर के किनारे पहुंचे। शाहबाज ने कहा, इस समंदर को पार करना होगा मगर कोई नाव या कश्ती नहीं है। रहमत अली परेशान हो गया। तभी उसने किनारे पर 3 मल्लाहों को देखा जो एक पुरानी कश्ती ठीक कर रहे थे। रहमत अली उनके पास गया और पूछा, क्या तुम मुझे समंदर पार करा सकते हो? मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। तीनों मल्लाह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनमें से एक बोला, हाँ हाँ जरूर, हम तुझे जरूर पार करा देंगे। आ बैठ। हमारी कश्ती में रहमत अली को कुछ शक हुआ। उसने अपने घोड़े से धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये लोग भरोसेमंद हैं? घोड़े ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता। इनकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। मगर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। मजबूरन रहमत अली कश्ती में बैठ गया। शाहबाज आसमान में उड़ता रहा। जैसे ही कश्ती समंदर के बीच पहुंची, तीनों मल्लाह अचानक बदल गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। देखो तो कितनी आसानी से शिकार फंस गया, एक मल्लाह ने कहा। अब इसके पास जो कुछ है सब हमारा। रहमत अली के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की मगर तीनों ने उस पर झपट्टा मार दिया। उन्होंने उसके सारे पैसे, कपड़े और सामान छीन लिया। फिर उन्होंने उसे समंदर में धक्का दे दिया। अलविदा बेवकूफ! वे चिल्लाए और हंसते हुए वापस किनारे की तरफ चले गए। रहमत अली पानी में डूबने लगा। उसे तैरना नहीं आता था। वह चीखा, मदद करो, मगर कोई नहीं था। तभी उसके घोड़े ने समंदर में छलांग लगा दी। पकड़ मेरी पूंछ! घोड़ा चिल्लाया। रहमत अली ने जैसे तैसे घोड़े की पूंछ पकड़ ली। घोड़ा तैरता हुआ धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। आसमान में शाहबाज भी उनकी मदद करने के लिए नीचे आया। उसने अपने पंजों से रहमत अली के कपड़े पकड़ लिए
और ऊपर की तरफ खींचने लगा। किसी तरह वे तीनों वापस किनारे पर पहुंच गए। रहमत अली खांसता और हांफता हुआ रेत पर गिर गया। मैं खत्म हो गया, वह बोला। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसे, ना कपड़े, ना खाना। मैं कैसे मोतियों के पहाड़ तक पहुंचूंगा? शाहबाज ने कहा। हिम्मत मत हारो रहमत अली, जो अल्लाह का नाम लेकर निकलता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। अब उठो और चलो, हम अभी भी समय रहते पहुंच सकते हैं। रहमत अली ने गहरी सांस ली। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम उसकी जान तो बच गई, और सबसे बड़ी बात, उसके पास अभी भी वह सुनहरी लट थी जो उसने अपने सीने से बांध रखी थी। चलो, उसने कहा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आए हम डटकर सामना करेंगे। और यूं तीनों, रहमत अली, उसका वफादार घोड़ा और शहबाज, फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। मोतियों का पहाड़ अभी भी बहुत दूर था और खतरे रास्ते में इंतजार कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक बूढ़ा फकीर बैठा है। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी और वह कुछ रोटियां सेंक रहा था। फकीर ने रहमत अली को देखा और मुस्कुराकर बोला, आओ बेटे, आओ, तुम बहुत थके हारे लग रहे हो, बैठो और कुछ खा लो। रहमत अली हैरान हुआ, इस वीराने में यह फकीर कहां से आ गया? मगर भूख इतनी ज्यादा थी कि उसने ज्यादा नहीं सोचा और फकीर के पास बैठ गया। फकीर ने उसे रोटी और थोड़ा शहद दिया। रहमत अली ने खाया तो ऐसा लगा जैसे जन्नत का खाना हो। उसकी सारी थकान दूर हो गई। फकीर ने पूछा, बेटे, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तलाश कर रहे हो? रहमत अली ने सोचा कि शायद यह फकीर कुछ मदद कर सके। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। फकीर ने सब कुछ गौर से सुना, फिर बोला, मोतियों के पहाड़ का रास्ता मुश्किल है बेटे, मगर असल मुश्किल तो वहां पहुंचने के बाद शुरू होती है। सुल्तान करीम बख्श अपनी बेटी मरियम से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कसम खाई है कि जो भी शहजादी मरियम का रिश्ता मांगने आएगा उसे 3 इम्तिहान पास करने होंगे। अगर वह कामयाब हुआ तो रिश्ता मिलेगा, वरना उसका सर कलम कर दिया जाएगा। रहमत अली का दिल धक से रह गया। कैसे इम्तिहान? फकीर ने आंखें बंद की जैसे वह सब कुछ देख रहा हो। पहला इम्तिहान, तुम्हें जंगल से हीरे के 100 पत्थर ढूंढने होंगे और उन्हें सुराख करके एक माला बनानी होगी। सिर्फ 3 दिन का वक्त मिलेगा। दूसरा और तीसरा इम्तिहान मैं नहीं जानता, वह तो वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा। रहमत अली ने सिर पकड़ लिया। यह तो नामुमकिन है, मैं अकेला कैसे 100 हीरे ढूंढूंगा? फकीर मुस्कुराया। अल्लाह ने तुम्हें एक खास नेमत दी है, तुम जानवरों की जुबान समझते हो, और तुमने रास्ते में जिन जानवरों की मदद की है वे तुम्हारे काम आएंगे। याद रखो, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। यह कहकर फकीर अचानक गायब हो गया। रहमत अली ने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। ना फकीर, ना आग, ना कुछ, बस वह रोटी और शहद का स्वाद उसकी जुबान पर बाकी था। यह कौन था? घोड़े ने हैरानी से पूछा। शाहबाज बोला, शायद कोई फरिश्ता था जो तुम्हारी मदद करने आया था। चलो, अब हम तेजी से चलें। मोतियों का पहाड़ अब ज्यादा दूर नहीं। 3 दिन बाद आखिरकार वे मोतियों के पहाड़ की तलहटी में पहुंच गए। पहाड़ सचमुच चमक रहा था। उसकी चट्टानें मोतियों की तरह सफेद और चमकदार थीं। सूरज की रोशनी में पूरा पहाड़ जगमगा रहा था। पहाड़ के ऊपर एक शानदार महल था जिसकी मीनारें आसमान छू रही थीं। महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और दरवाजे पर सिपाही खड़े थे। रहमत अली ने हिम्मत बटोरी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सिपाहियों ने उसे रोका। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? रहमत अली ने सीना तानकर कहा, मैं बादशाह जहांगीर अली का खास खादिम हूँ। मैं सुल्तान करीम बख्श से मिलना चाहता हूँ। मैं उनकी बेटी शहजादी मरियम के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। सिपाही हंसने लगे। एक और बेवकूफ आ गया, चलो ले चलते हैं इसे सुल्तान के पास, देखते हैं कब तक यह जिंदा रहता है। रहमत अली को महल के अंदर ले जाया गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवारें मोतियों से जड़ी थीं, फर्श संगमरमर का था और छत से सोने की झूमरें लटकी थीं। दरबार में सुल्तान करीम बख्श अपने सिंहासन पर बैठे थे। वे लंबे चौड़े सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर सख्ती। रहमत अली ने झुककर सलाम किया। आदाब अर्ज है हुजूर। सुल्तान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो और इतनी हिम्मत कैसे की यहाँ तक आने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब तक जितने भी लोग मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए सब मारे गए? रहमत अली ने कहा, हुजूर, मैं बादशाह जहांगीर अली की तरफ से आया हूँ। मेरे आका शहजादी मरियम से निकाह करना चाहते हैं। मैं यह सुनहरी लट उनकी निशानी के तौर पर लाया हूँ। उसने वह सुनहरी लट निकालकर सुल्तान को दिखाई। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। वह लट चमक रही थी और ऐसी खुशबू फैला रही थी जैसे गुलाब और चमेली का बाग हो। सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। यह तो मेरी बेटी की लट है। तुम्हें यह कहां से मिली? रहमत अली ने सारी कहानी सुनाई। कैसे 2 तोते लड़ रहे थे,
और यह लट महल में गिर गई थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली, फिर बोले, अच्छा तो तुम सच कह रहे हो, मगर सुनो, अगर तुम वाकई मेरी बेटी का रिश्ता चाहते हो तो तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। पहला इम्तिहान यह है, तुम्हें 3 दिन के अंदर जंगल से 100 हीरे के पत्थर ढूंढने होंगे, फिर उन्हें सुराख करके एक माला बनानी होगी। अगर तुम कामयाब रहे तो दूसरा इम्तिहान दिया जाएगा, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। रहमत अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, मुझे आपका इम्तिहान कबूल है। अच्छा, सुल्तान ने कहा, अभी दोपहर हो रही है, तुम्हारे पास अब से लेकर 3 दिन बाद की दोपहर तक का वक्त है। जाओ और शुरू कर दो। रहमत अली को महल से बाहर भेज दिया गया। वह पहाड़ के नीचे उस घने जंगल में पहुंचा जहां हीरे मिलते थे, मगर जंगल इतना घना और खतरनाक था कि अंदर जाते ही रूह कांप जाती थी। शहबाज ने ऊपर से देखा और कहा, रहमत अली, ये जंगल बहुत बड़ा है, तुम अकेले कभी 100 हीरे नहीं ढूंढ पाओगे। रात हो रही है, पहले आराम कर लो। रहमत अली ने एक पेड़ के नीचे पड़ाव डाला। घोड़ा उसके पास लेट गया और शहबाज पेड़ की डाली पर बैठ गया। रात को रहमत अली सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता, कैसे मैं 100 हीरे ढूंढूंगा, यह तो नामुमकिन है। अचानक उसे याद आया चींटियों की रानी। उसने उससे कहा था, जब भी जरूरत हो हमें बुलाना, हम छोटी से छोटी चीज ढूंढ सकते हैं। रहमत अली उठा और धीरे से बोला, ऐ चींटियों की रानी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कुछ देर बाद जमीन पर हलचल हुई। हजारों चींटियां हर तरफ से आने लगी। फिर उनकी रानी आगे आई। रहमत अली, हम आ गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रहमत अली ने पूरी कहानी सुनाई। चींटियों की रानी ने कहा, फिक्र मत करो, हीरे के पत्थर बहुत छोटे होते हैं और जमीन में छुपे रहते हैं, मगर हम चींटियां हर जगह पहुंच सकती हैं। हम तुम्हारे लिए 100 हीरे ढूंढ लाएंगे। उसी वक्त हजारों चींटियां जंगल में हर तरफ फैल गईं। वे पत्थरों के नीचे, पेड़ों की जड़ों में, नदी के किनारे हर जगह ढूंढने लगी। रहमत अली हैरानी से देखता रहा। पूरी रात चींटियां काम करती रहीं। अगली सुबह जब रहमत अली उठा तो उसने देखा कि उसके सामने छोटे छोटे हीरे के पत्थर रखे हैं। चींटियों ने उन्हें चमक के हिसाब से अलग अलग भी कर दिया था। ये तो सिर्फ 50 हैं, रानी ने कहा, बाकी 50 आज शाम तक मिल जाएंगे। रहमत अली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाम तक बाकी 50 हीरे भी मिल गए। अब मुश्किल यह थी कि उनमें सुराख कैसे किया जाए। हीरा तो बहुत सख्त पत्थर होता है। तभी चींटियों की रानी बोली, इसकी भी फिक्र मत करो, हमारे बीच कुछ खास चींटियां हैं जिनके मुंह में बहुत तेज दांत हैं। वे हीरे में भी सुराख कर सकती हैं, मगर उन्हें 2 दिन लगेंगे। और यूं हजारों चींटियों ने मिलकर रात दिन मेहनत की। कुछ चींटियां हीरों को पकड़ती थीं, कुछ उनमें सुराख करती थीं। रहमत अली यह सब देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसने अपने घोड़े से कहा, देखो नेकी का फल कितना मीठा होता है। अगर मैंने उस दिन चींटियों को नहीं बचाया होता तो आज मैं खत्म हो गया होता। तीसरे दिन दोपहर से पहले एक खूबसूरत माला तैयार हो गई। 100 हीरे एक मजबूत धागे में पिरोए गए थे। माला सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे तारों की माला हो। रहमत अली ने चींटियों को बहुत सारा शुक्रिया कहा। तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। चींटियों की रानी ने कहा, अगली मुसीबत में भी हम तुम्हारे साथ हैं, बस आवाज देना। रहमत अली वह माला लेकर दोबारा महल पहुंचा। दरबार में सुल्तान करीम बख्श, उनके वजीर और दरबारी सब इकट्ठे थे। सबको यकीन था कि रहमत अली नाकाम रहेगा, मगर जब रहमत अली ने वह माला पेश की तो सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान अपनी जगह से उठे और हैरानी से माला को देखने लगे। यह कैसे मुमकिन है? एक वजीर बोला, अब तक किसी ने भी पहला इम्तिहान पास नहीं किया था। सुल्तान ने माला को हाथ में लिया। हर हीरा बिल्कुल परफेक्ट था और सुराख भी बिल्कुल सीधा था। तुमने यह कैसे किया? सुल्तान ने पूछा। रहमत अली ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहता है तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। सुल्तान ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, मगर अभी 2 इम्तिहान और बाकी हैं। अब दूसरा इम्तिहान सुनो। पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। सब लोग बेसब्री से सुनने के लिए तैयार थे। सुल्तान ने कहा, दूसरा इम्तिहान यह है, कल सुबह तुम्हें एक विशाल तालाब में ले जाया जाएगा। उस तालाब की तलहटी में एक मोती की अंगूठी है जो मेरी बीवी की थी। वह अंगूठी 10 साल पहले तालाब में गिर गई थी। तुम्हें वह अंगूठी ढूंढनी होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है। रहमत अली के दिल में फिर से डर समा गया। तालाब की तलहटी में अंगूठी ढूंढना, यह तो और भी मुश्किल था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, सुल्तान ने कहा, अभी जाओ और आराम करो, कल सुबह तुम्हें तालाब पर ले जाया जाएगा। रहमत अली को एक छोटे से कमरे में ठहराया गया।
रात को उसने खाना खाया मगर नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा, अब क्या होगा, तालाब में मैं कैसे उतरूंगा, मुझे तैरना तो आता नहीं। सुबह होते ही उसे तालाब की तरफ ले जाया गया। वह तालाब इतना बड़ा था कि उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था। पानी बिल्कुल साफ था मगर इतना गहरा कि तलहटी दिखाई नहीं देती थी। सुल्तान और उनके दरबारी किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे। सुल्तान ने कहा, लो यह रहा तालाब, अब शाम होने से पहले अंगूठी ढूंढ लाओ। याद रखो, अंगूठी बहुत छोटी है और तालाब बहुत बड़ा। अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। रहमत अली तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसने पानी में झांका तो उसे सिर्फ अपना अक्स दिखाई दिया। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसने पानी में हलचल देखी। पानी के अंदर से सैकड़ों मछलियां ऊपर आने लगी। वे सब उसके चारों तरफ इकट्ठी हो गईं। एक बड़ी सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला और बोली, ए इंसान, तुम वही हो ना जिसने डाकुओं से बचने के लिए समंदर में कूद गए थे? तुम्हारे घोड़े और बाज ने तुम्हें बचाया था। हम मछलियों ने भी तुम्हें तैरने में मदद की थी मगर शायद तुम्हें याद नहीं। रहमत अली हैरान रह गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? मछली ने कहा, पानी के अंदर की सारी मछलियां एक दूसरे से बात करती हैं। तुम्हारी कहानी हम सबको पता है, बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? रहमत अली ने तालाब की तलहटी में खोई हुई अंगूठी के बारे में बताया। सुनहरी मछली ने कहा, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए वह अंगूठी ढूंढ लाएंगे। तुम यहीं इंतजार करो। यह कहकर सैकड़ों मछलियां तालाब की गहराई में गोता लगा गई। वे तलहटी पर हर तरफ ढूंढने लगी, पत्थरों के नीचे, काई के बीच, कीचड़ में। रहमत अली किनारे पर बैठा इंतजार करता रहा। सुल्तान और दरबारी भी हैरानी से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। दोपहर हो गई मगर अंगूठी नहीं मिली। सूरज ढलने लगा। रहमत अली की घबराहट बढ़ने लगी। तभी अचानक एक छोटी नीली मछली पानी से बाहर उछली और चिल्लाई, मिल गई, मिल गई। सुनहरी मछली भी ऊपर आई। उसके मुंह में एक छोटी सी मोती की अंगूठी थी। उसने वह अंगूठी रहमत अली के हाथ में दे दी। यह लो तुम्हारी अंगूठी, अब जाओ और अपना तीसरा इम्तिहान पूरा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रहमत अली ने मछलियों का बहुत बहुत शुक्रिया किया। फिर वह दौड़कर सुल्तान के पास गया और अंगूठी पेश कर दी। सुल्तान ने अंगूठी को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह वही अंगूठी है जो मेरी बीवी ने पहनी थी। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गई। तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। दरबार में सब लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि रहमत अली 2 इम्तिहान पास कर लेगा। एक बूढ़े वजीर ने कहा, हुजूर, यह शख्स जरूर कोई जादूगर या पीर फकीर है, आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। फिर उन्होंने रहमत अली की तरफ देखा, तुम सचमुच अनोखे हो, मगर अभी तीसरा और आखिरी इम्तिहान बाकी है। यह सबसे मुश्किल इम्तिहान है। अगर तुमने इसे भी पास कर लिया तो मैं मान लूंगा कि अल्लाह ने तुम्हें मेरी बेटी के लिए भेजा है। रहमत अली ने कहा, हुजूर मैं तैयार हूं। सुल्तान गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तीसरा इम्तिहान कल दिया जाएगा। तुम्हें मेरी बेटी शहजादी मरियम के सामने पेश किया जाएगा, मगर उसके साथ उसकी 10 सहेलियां भी होंगी। सब एक जैसे बुर्के पहने होंगी। तुम्हें बिना किसी से बात किए, बिना कोई सवाल पूछे, सिर्फ देखकर यह बताना होगा कि इन 11 लड़कियों में से असली शहजादी मरियम कौन है। अगर तुम सही पहचान गए तो तुम्हारी जीत, नहीं तो तुम्हारी मौत। ये सुनकर रहमत अली के होश उड़ गए। ये तो और भी मुश्किल था। बिना बात किए, बिना सवाल पूछे कैसे पहचानूंगा? मगर अब तो उसने 2 इम्तिहान पास कर लिए थे, पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने कहा, ठीक है हुजूर, जैसा आप कहें। अगली सुबह रहमत अली को दरबार में बुलाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह आखिरी इम्तिहान था, या तो जीत या फिर मौत। दरबार में सुल्तान करीम बख्श, वजीर और दरबारी सब इकट्ठे थे। सबकी निगाहें रहमत अली पर थीं। सुल्तान ने कहा, रहमत अली, अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान शुरू होता है, ध्यान से देखना। तभी महल के अंदर से 11 लड़कियां बाहर आईं। सबने एक जैसे हरे रंग के बुर्के पहने थे। सबकी ऊंचाई लगभग बराबर थी। वे सब एक लाइन में खड़ी हो गईं। सुल्तान ने कहा, इनमें से एक मेरी बेटी शहजादी मरियम है, बाकी उसकी सहेलियां हैं। तुम्हें सिर्फ देखकर बताना है कि शहजादी कौन है। तुम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, ना ही उन्हें छू सकते हो। बस देखकर बताओ। रहमत अली घबरा गया। सब लड़कियां एक जैसी लग रही थीं। कैसे पहचानूं? वह धीरे धीरे उन 11 लड़कियों के सामने से गुजरा। उसने गौर से हर एक को देखा, मगर कोई फर्क नजर नहीं आया। तभी अचानक खिड़की से शहबाज अंदर आया। वह दरबार में घूमने लगा। फिर उसने रहमत अली के कान में धीरे से कहा, देखो, जो लड़की सबसे ज्यादा शांत और सीधी खड़ी है वही शहजादी है। बाकी सहेलियां थोड़ी घबराई हुई हैं। रहमत अली ने फिर से गौर किया। सच में बीच में खड़ी लड़की बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरी थी।
बाकी लड़कियां थोड़ा हिल रही थीं या घबराई हुई लग रही थीं, मगर रहमत अली को पक्का यकीन नहीं था। तभी उसके घोड़े ने बाहर से हिनहिनाकर आवाज दी। रहमत अली समझ गया, घोड़ा उसे इशारा कर रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और बीच वाली लड़की के बुर्के का एक कोना हल्का सा उड़ गया। एक पल के लिए उसके सुनहरे बालों की एक लट दिखाई दी जो सूरज की रोशनी में चमक उठी। अब रहमत अली को पक्का यकीन हो गया। उसने आगे बढ़कर बीच वाली लड़की की तरफ इशारा किया और कहा, हुजूर, यही है शहजादी मरियम। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने उस लड़की से पूछा, क्या यह सही कह रहा है? लड़की ने अपना बुर्का हटाया। उसके सुनहरे बाल झरने की तरह नीचे गिरे। उसका चेहरा चांद की तरह खूबसूरत था। वह शहजादी मरियम थी। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। दरबारी ताली बजाने लगे। सुल्तान करीम बख्श अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रहमत अली को गले लगाया और कहा, बेटे, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। अल्लाह ने तुम्हें जरूर मेरी बेटी के लिए भेजा है। अब मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बादशाह को देता हूँ। रहमत अली ने झुककर शुक्रिया अदा किया। उसकी जान बच गई थी। सुल्तान ने कहा, अब तुम आराम करो। कुछ दिनों में हम शहजादी को लेकर तुम्हारे बादशाह के पास चलेंगे। मगर उस रात जब रहमत अली अपने कमरे में सो रहा था तो आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाया। वह उठा तो देखा कि एक खादिमा खड़ी थी। शहजादी मरियम ने आपको बुलाया है, खादिमा ने कहा। रहमत अली हैरान हुआ मगर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। वह उसे महल के बगीचे में ले गई जहां चांदनी रात में शहजादी मरियम अकेली खड़ी थी। शहजादी ने कहा, रहमत अली, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुमने बड़ी हिम्मत से तीनों इम्तिहान पास किए, मगर मैं जानती हूं कि तुम यहाँ अपने बादशाह के लिए आए हो। मेरा सवाल यह है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे बादशाह से शादी करूं? रहमत अली चुप रह गया। उसे नहीं पता था क्या कहे। शहजादी ने आगे कहा, सच बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? रहमत अली ने हिम्मत करके कहा, शहजादी, मैं तो सिर्फ एक खादिम हूं। मैं यहाँ अपनी जान बचाने आया था। मेरे बादशाह ने मुझे हुक्म दिया था। शहजादी मुस्कुराई, मैं सब समझती हूँ, मगर मैंने तुम्हें देखा है। तुम नेक दिल हो, बहादुर हो। तुमने रास्ते में जानवरों की मदद की। तुम्हारे दिल में दया है। ऐसे इंसान कम मिलते हैं। रहमत अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। शहजादी ने कहा, चलो, कल हम तुम्हारे शहर की तरफ चलेंगे, मगर याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है। अगले दिन सुल्तान करीम बख्श ने एक बड़ा काफिला तैयार किया। शहजादी मरियम को सोने के पालकी में बिठाया गया। साथ में ढेर सारा दहेज, सोना, चांदी, जवाहरात, कपड़े, सब कुछ। काफिला रवाना हुआ। कई दिनों के सफर के बाद वे बादशाह जहांगीर अली के शहर पहुंचे। जब उन्हें यकीन नहीं हुआ, उन्होंने सोचा था कि रहमत अली कभी वापस नहीं आएगा। शहर में खुशियां मनाई गईं। बादशाह खुद दरवाजे पर शहजादी का स्वागत करने आए। जब उन्होंने शहजादी मरियम को देखा, उसके सुनहरे बाल, खूबसूरत चेहरा, तो वे दंग रह गए। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत है। निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। मगर उस रात एक अजीब वाकया हुआ। बादशाह जहांगीर अली अपने कमरे में थे। अचानक उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। वे बाहर निकले तो देखा कि महल में आग लग गई है। आग, आग! सब चिल्ला रहे थे। बादशाह दौड़े, मगर धुएं में उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी रहमत अली आया और बादशाह को बचाकर बाहर ले आया। बादशाह खांसते हुए बाहर आए। उनके कपड़े जल गए थे और चेहरा काला पड़ गया था। रहमत अली ने पानी डालकर आग बुझाई। बादशाह की जान बच गई। बादशाह ने रहमत अली को गले लगाया। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। उसी वक्त सुल्तान करीम बख्श और शहजादी मरियम भी वहां आए। बादशाह ने कहा, रहमत अली, मांग क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। रहमत अली ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, मैं बस अपनी आजादी चाहता हूं, और अगर मुमकिन हो तो। बोलो, बेझिझक बोलो। बादशाह ने कहा। शहजादी मरियम आगे आई। उसने कहा, अब्बू, मैं रहमत अली से निकाह करना चाहती हूँ। यह बादशाह नहीं, रहमत अली ने इम्तिहान पास किए, यही हकदार है। सुल्तान करीम बख्श ने कहा, मेरी बेटी सही कह रही है। रहमत अली ने साबित कर दिया कि वह बहादुर और नेक दिल है। बादशाह जहांगीर अली चुप रहे, फिर वे मुस्कुराए। तुम लोग सही कह रहे हो। मैं बूढ़ा हो चला हूं और मोटा भी। शहजादी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रहमत अली जैसा जवान बेहतर है। मुझे कोई एतराज नहीं। सब खुश हो गए। 3 दिन बाद बड़ी धूमधाम से रहमत अली और शहजादी मरियम का निकाह हुआ। बादशाह ने रहमत अली को अपना वजीर बना दिया। कुछ साल बाद जब बादशाह की मौत हुई तो रहमत अली को नया बादशाह बनाया गया। वह और मरियम बहुत खुश रहे। उनके कई बच्चे हुए जिनके बाल सोने जैसे चमकते थे। रहमत अली ने अपनी सल्तनत में इंसाफ और अमन कायम किया। उसने हमेशा याद रखा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जिन जानवरों ने उसकी मदद की थी, चींटियों की रानी शाहबाज,
उसका घोड़ा, मछलियां, सबका उसने खास ख्याल रखा। और वह बकरी जिसके दूध से सब कुछ शुरू हुआ था, वह महल के बाग में आराम से रहती रही। कोई उसे परेशान नहीं करता था। बीबी फातिमा, वह बूढ़ी दरवेश, कभी कभी आती और मुस्कुराकर कहती, देखा, मैंने कहा था ना कि यह बकरी तुम्हारी किस्मत बदल देगी। और यूं रहमत अली की कहानी खुशी से खत्म हुई। उसने सीखा कि सच्चाई, हिम्मत और नेकी से हर मुश्किल आसान हो जाती है।